सवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। आज सबसे पहले बात आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए की गई पेशन गोई की। आलमी बैंक ने जनूबी एशिया में बदतरीन कुसाद बाजारी की पेशगोई करते हुए कोविड-19 के मनफी असरात की वजह से सुस्त और गैर यकीनी माशी बहाली के साथ साथ आइंदा 2 बरसों में पाकिस्तान में खत्ते अफलास यानी गुर्बत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। गुज़श्ता कुछ दिनों कब्ल किए गए इक्तिसादी सर्वे के अंदाजे में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के असरात से मजीद 1 करोड़ अफराद खत्ते अफलास से नीचे जा सकते हैं और खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद 5 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ हो सकती है। हालांकि रोजगार की तलाश पाकिस्तानी नौजवानों के लिए पहले ही काफी मुश्किल थी, लेकिन अब तो एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी के पीछे कई वजूहात हैं, मगर हुकूमत की गलत पॉलिसियां सरे फहरिस्त हैं। तो आइए इसी पर दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आलमी बैंक ने जनूबी एशिया में बदतरीन कुसाद बाजारी की पेशगोई करते हुए कोविड-19 के मनफी असरात की वजह से सुस्त और गैर यकीनी माशी बहाली के साथ साथ आइंदा 2 बरसों में पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। बैंक की जनूबी एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, जो साल में 2 मरतबा शाया होती है, इसके ताज़ा शुमारे में कहा गया है कि पाकिस्तान के इक्तिसादी शरह नमू माली साल 2021 में कम होने की तवक्को है और 0.5% रहने का इम्कान है, जबकि इससे कब्ल माली साल 2019 तक 3 साल के दौरान सालाना औसत 4% थी। पाकिस्तान के 22 करोड़ आबादी में 7 करोड़ जो अफराद हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों कब्ल किए गए इक्तिसादी सर्वे पाकिस्तान के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के असरात से मजीद 1 करोड़ अफराद के खते अफलास से नीचे जाने का खदशा जाहिर किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि कोविड से पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असर पड़ने की तवक्को है और गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद 5 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ हो सकती है। पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन ने जरूरियाती जिंदगी की लागत या कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स के तरीके से गुर्बत का तखमीना लगाया है, जिसके मुताबिक माहाना 3,250 रुपए रकम बनती है। इस तरीक़े कार के मुताबिक पाकिस्तान की 24.3% आबादी खते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रही है। सूबाए खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तरक्कियात और मंसूबाबंदी ने भी गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इंकिशाफ किया गया था कि लॉकडाउन की वजह से सूबे में 13 लाख अफराद अपनी नौकरियों से महरूम और बेरोजगार हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाले दिहाड़ीदार अफराद और गली मोहल्लों में अशिया फरोख्त करने वाले अफराद को कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासिर होने का अंदेशा है और रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाले 4.5 लाख से जायद दिहाड़ीदार अफराद फौरी तौर पर बेरोजगार हो सकते हैं। कोई भी इमदाद नहीं मिला है, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। हम रोजाना इधर आते हैं लेकिन मजदूरी नहीं होती। पाकिस्तानी हुक्मरान लोगों के मयारी जिंदगी को सुधारने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए कभी कोशिश करते नजर नहीं आए। यही वजह है कि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है और पैसे के बगैर तालीम हासिल करना भी उनके लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है। आज पाकिस्तान में गरीबों को कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है और अगर हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती भी है तो उसका फायदा मजदूर तबकों को नहीं मिल पाता। इसका नाजायज फायदा शिद्दत पसंद गिरोह उठा ले जाते हैं और जिसका इस्तेमाल वो शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए करते हैं। अगर इस मसले पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर जाने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि बेरोजगारी और रोजगार की तलाश, तंग दस्ती और उससे पैदा होने वाले हालात ने बेशतर नौजवानों को पाकिस्तान से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है और सनतों की पैदावारी लागत बढ़ रही है, सनतें बंद हो रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान में पैदाशुदा संगीन हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हुक्मरान तबका ही है, क्योंकि एक तरफ शिद्दत इख्तियार कर चुकी इंतहा पसंदी ने लोगों के सरों से उनके कफील का साया छीन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान छूती महंगाई ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। यहाँ पे पेशावर में यानी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इंजीनियर, हर साल इंजीनियर जितना फारे होते हैं और डॉक्टर, इसके मुताबिक यहाँ पे जॉब इतना नहीं है। हज़ारों के हिसाब से वो होते हैं ना, और डिप्लोमा हासिल करते हैं ये लोग, इंजीनियर और डॉक्टर, इस तरह दूसरी जॉब वाले, लेकिन ये जॉब पर मिलना मुश्किल होता है। वो जो पोस्ट आते हैं वो 100 के बराबर भी नहीं आते, बहुत कम आते हैं। हाँ, ये जैसा मेरा अपना भाई है, उसने इंजीनियरिंग किया लेकिन उसको अपना जॉब नहीं मिलता, तो फिर प्राइवेट अकेडमी जो है ना वो चलाते हैं, और इस तरह कॉलेज चलाता है। ये जो द स्कॉलर अकेडमी है ये चलाता है, और उसने बहुत तालीम हासिल किया, बहुत गरीबी की उस दिनों में, लेकिन अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है उसके लिए। इनकी आंखों ने कभी तरक्की और खुशहाली के ख्वाब सजाए थे, लेकिन आज इनकी आंखों में मायूसी, बेबसी और टूटे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। रोजगार की तलाश पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। हर सुबह रोजगार की हसरत लिए ये अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन हमेशा ही इन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। जराए के मुताबिक जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान में पिछले कुछ बरसों से बेरोजगारी की शरह में काफी इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जिस तारीख से कोरोना लॉकडाउन लगा है, ये सारे मजदूर जो चौक में आप देख रहे हैं, इनको अभी तक कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान में 2015 और 16 के दौरान रोजगार की शरह 6.30% थी, लेकिन 2017 और 18 के दौरान ये शरह 6 तक ही पहुंच पाई थी, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर तबके को ही उठाना पड़ा। आज पाकिस्तान में 3.5 मिलियन यानी 6% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, और 56.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, जबकि 59 लाख लोग रोजी रोटी की तलाश में पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इनमें से 90% लोग मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं। नौजवान तबके को आज बेरोजगारी की वजह से गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में लूटपाट, चोरी डकैती, कत्ल और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा है। हमारी दिहाड़ी नहीं चल रही है, तो बस अल्लाह के आसरे से बैठे हुए हैं। 2 हफ्ते हो चुके हैं कि अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजदूर या कारोबारी तबका ही बेरोजगारी से मुतासिर है। तशवीशनाक बात तो ये है कि पाकिस्तान में तालीम याफ्ता अफराद भी बेरोजगारी से मुतासिर हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में रिश्वत और सिफारिश के बगैर सरकारी नौकरी हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। अब इन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, वहां रिश्वत के बगैर नौकरी हासिल करना भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। पाकिस्तान आज 2 राहे पर खड़ा है। एक तरफ फौज की बालादस्ती है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने अपनी रिट कायम कर रखी है, और इन दोनों के बीच में पाकिस्तानी अवाम बुरी तरह पिस रही है। पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 50 बरसों से अपनी बालादस्ती कायम कर रखी है,
اور دہشت گردوں کی ہمیشہ پشت پناہی کرتی آئی ہے. لیکن آج وہی دہشت گرد پاکستانی فوج کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. تحریک طالبان پاکستان کی جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے آج پورا پاکستان غصے میں ہے. حالانکہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کورونا وائرس کی دوسری لہر نے عوام کو خوف زدہ کر دیا ہے. ساتھ ہی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہ جنگ اتنی آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ فوج کو طالبان کے علاوہ کئی دوسری دہشت گرد تنظیموں کا سامنا ہے. حالانکہ فوج سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہی کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیتی ہے کہ ہم خود بھی دہشت گردی سے متاثر ہیں. لیکن پاکستان نے جو کل بویا تھا وہ آج کاٹ رہا ہے. جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو کچھ تحفے دیے ہیں. ان میں ایک جہاد کے نام پر فساد، ایک کلاشنکوف، ایک ہیروئن، اور یہ ایسے تحفے ہیں جو پاکستان کی بربادی کا سبب بن رہے ہیں. آج طالبان کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پاکستان کے کئی علاقوں پر اپنا قبضہ قائم کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس آج خطرناک ہتھیار ہیں، پیسے ہیں اور بے شمار خودکش حملہ ہیں. اور جب تک ان دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستانی حکمراں فوج اور عوام کے لیے خطرہ بنے رہیں گے. کیونکہ طالبان کبھی بھی سامنے آ کر حملے نہیں کرتے، وہ ہمیشہ چھپ کر ہی پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں. جنرل ایوب خان کے دور اقتدار سے فوج نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن 1953 سے ہی پاکستان میں مذہبی منافرت کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں سینکڑوں احمدی مارے گئے تھے. انہیں شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں نے نشانہ بنایا تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر پاکستانی فوج نے پہلی بار تختہ پلٹ کیا تھا. پھر فوج کی باغ ڈور جنرل ایوب خان نے اپنے ہاتھوں میں لے لی. 1965 کی جنگ ہارنے کے بعد اور بگڑتے مالی حالات کی وجہ سے جنرل ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا. پھر 1978 سے 1988 تک جنرل ضیاء الحق نے اقتدار اور پاکستان کی ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور تاناشاہی کا برتاؤ پاکستانی عوام پر روا رکھا. مذہبی انتہا پسندی کو بھی ضیاء الحق نے خوب پروان چڑھایا، جس کی سزا آج پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن جب کرے جب چند کالعدم تنظیمیں ہوں. ہوا یہ ہے کہ جہاد کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے رہے، اسلحہ بانٹتے رہے، اور ہوتے ہوتے تنظیموں نے انڈے بچے دے دیے اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے کہ اب وہ حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. دوم بات یہ ہے، آنے والی حکومت جانے والی حکومت سے، صوبائی حکومت شہری حکومت سے انتقام لینے کے لیے انہیں غندوں کو انتظام کرتی ہے. پاکستانی فوج نے شدت پسندی کو جو بڑھاوا دیا، اسی وجہ سے آج بھی پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کرتی نظر آتی ہے. آج بھی پاکستانی فوج میں کئی ایسے افراد موجود ہیں جو لشکر طیبہ اور جیش محمد سمیت کئی دہشت گرد تنظیموں کو کھلے عام کچھ روپے کا لالچ دے کر دہشت گردانہ وارداتوں کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دہشت گردوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ حکومت سے لوہا لینے کو تیار ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. پاکستان میں روز بروز عروج پر جاتی دہشت گردی کی اس وبا نے اب ایک خطرناک شکل اختیار کر لی ہے. شدت پسندوں کی غیر انسانی حرکتیں پورے پاکستانی معاشرے کو
तबाह करने पर आमादा हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसियां ऐसी हैं जो इससे निजात दिलाने की बजाय और हवा दे रही हैं। पहले से टारगेट किलिंग और दूसरी दहशतगर्दाना वारदातों के जख्मों से लहूलुहान हो चुके अवाम की जिंदगी बंदूक से निकलती गोलियों के इशारे पर चलने को मजबूर है। जान हथेली पर रखना, मौत के साए में रहना पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर बन चुका है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हुक्मरानों के साथ साथ अवाम की भी आंखें बंद हैं। और जब हुक्मरां बेहिस और अवाम बेबस हो जाए तो फिर खून भी बहते हैं और थप्पड़ भी पड़ते हैं। पाकिस्तान की फिजा में बारूद की बू फिर से बढ़ने लगी है। रोजाना मजहबी, नस्ली और लिसानी तशख़्ख़ुश की बिना पर लोगों को चुन चुन कर मार दिया जाता है। रात का सन्नाटा क्लाशनिकोव और गनों की तड़तड़ाहट से रेजा रेजा हो जाता है और हर आने वाला दिन रोजाना उठने वाले जनाजों का चश्मदीद गवाह बनता है। गलियां बोरी बंद लाशों के बोझ तले हाँफती और सहमे हुए शहर सिसकियां भरते नजर आते हैं। दहशतगर्दी की वारदातों से पाकिस्तान का कोई भी इलाका महफूज नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों दहशतगर्दी की वारदातों का मुसलसल हदफ बन रहा है और वक्फे वक्फे से कोई न कोई अलमनाक सानेहा रूनुमा होता रहता है। लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी अहलकार फर्द शनासी और जिम्मेदारी के साथ बर वक्त कार्रवाई करके उन हमलावरों को ठिकाने लगाने या पकड़ने में कभी कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की ये वारदातें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात का बाइस बन रही हैं। नाकाबंदी के साइड पे है। आपने देखा है कि हमने जो काउंटर आईडी स्ट्रेटजी का फेंस ऑफ प्रॉन्ग है, हमने वो वेट नहीं करते फायर फाइटर की तरह, सारी सर्चिंग एडवांस में करते हैं। लेकिन दिस अनफॉर्चुनेट हो गया और अब हम ज़रा थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। ये जो इंसिडेंट आप पूछ रहे हैं, आपने देखा पहले तो हमने पुलिस आजकल रेस्क्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। वो रेस्क्यू के बाद ताकि जितनी जानें बचाई सकें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अभी हमारी क्राइम की यूनिट आई है, पीडी यूनिट आई है और उसके बाद जो हमें फोरेंसिक एविडेंस मिले हैं वो स्प्लिंटर्स हैं हैंड ग्रेनेड के, यानी कि कोई प्लांट आईडी नहीं की गई, आईडी इंसिडेंट नहीं है। ये हैंड ग्रेनेड लॉक करके कोई या तो वो भाग गया है, इंशाल्लाह उसके एविडेंस हमने उठा ली है और काफ़ी चीज़ें हमें मिल गई हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन को हम बहुत अच्छी लीड देंगे इंशाल्लाह। इस तरह की दहशतगर्दाना वारदातों से एक बात तो साफ है कि हुकूमत और इंतजामिया इन तमाम सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हैं और वो इन दहशतगर्दों के सामने मजबूर और बेबस नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में बुनियाद परस्त और शिद्दत पसंद सोच रखने वाले अफराद पाकिस्तान को लगातार दहशतगर्दी की आग में धकेलने की कवायद में लगे हैं और बड़े बड़े दावे करने वाली पाकिस्तानी फौज और हुकूमत हर बार एक नया नाम ढूंढकर पाकिस्तानी अवाम को एक नए ऑपरेशन की आग में झोंक देती है। हालांकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए चलाए गए तमाम ऑपरेशन जमीन पर औंधे मुंह गिर चुके हैं और रद्दुल फसाद के नाम से जारी ये ऑपरेशन भी तमाम ऑपरेशनों की तरह एक ढकोसला ही साबित हुआ। ये हमारा कारखाना चेक पोस्ट है और इसके करीबी जो एक मैदानी है, यहाँ पे ये देसी साख्ता मुझे लग रहा है। अभी बीडी टीम जो है उसको स्कैन कर रही है और मुकम्मल तज्जिया आने के बाद पता चलेगा। 10 बंदे जो हैं वो मामूली जख्मी हुए हैं, कोई सीरियस नहीं है। सर इसमें पुलिस एहलकार कितने हैं? एक पुलिस एहलकार है लेकिन उसको पाँव पे मामूली चोट लगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कारोबार जिस तरह से फल फूल रहा है और लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है, वो पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। मगर इन दहशतगर्दाना वारदातों पर आज तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कोई और नहीं, खुद पाकिस्तानी हुक्मराही कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की जानिब से बारहा इस बात का इंकशाफ किया जाता रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दों की पनाहगाहों को लेकर कई बार सफाई देता रहा, जबकि हक्कानी नेटवर्क तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-जंगवी
और अफगान तालिबान जैसी कई दूसरी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, जहां से दहशतगर्दों को मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग कराई जाती है। ये वही बेस कैंप हैं जहां पर खुदकुश हमलावरों को तैयार किया जाता है। दहशतगर्द इन बेस कैंपों का भरपूर फायदा उठाते हैं और खुलेआम अपनी कार्रवाई को अलग अलग मकामात पर अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी फौज ने टीटीपी के खिलाफ तो ऑपरेशन का दिखावा किया, लेकिन लश्कर तैयबा जैसी तंजीमों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों ने तो अब अपनी पकड़ पूरे पाकिस्तान में बना ली है। इन दहशतगर्दों की पहुंच से आज पाकिस्तान का कोई भी इलाका या इदारा महफूज नहीं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह कराची को भी लहूलुहान कर दिया है। कराची में चोरी, डकैती, अगवा और अगवा बराए तावान जैसी वारदातें भी रोजाना का मामूल बन चुकी हैं, जिससे लोगों के जहन में खौफ व दहशत बढ़ती जा रही है। दहशतगर्द लोगों को अगवा करके उनके अहले खाना से जबरन वसूली कर रहे हैं और उस पैसे को वो दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का तिजारती शहर कराची गुज़िश्ता तकरीबन 16 बरसों से दहशतगर्दाना हमलों से दहल रहा है, लेकिन आजकल कराची में जो हो रहा है वो जाहिर करता है कि दहशतगर्दों ने इस शहर को कितना नुकसान पहुंचाया है। अगर कराची में घरों के अंदर देखा जाए तो एहसास होगा कि यहाँ के घरों में रॉकेट लॉन्चर मिलना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि यहाँ तो इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार मिलते हैं जो हुक्मरानों और फौजी अहलकारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इन इलाकों के लड़कों और नौजवानों का शौक ही बमों और बंदूकों से खेलना है। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरान इन नौजवानों के लश्कर को दहशतगर्द का नाम नहीं देना चाहते, लेकिन जब यही नौजवान नकाब पहनकर कराची में दहशत और खौफ का खेल खेलते हैं तो एहसास होता है कि कराची के अवाम की जिंदगी इनके ही रहमो करम पर है। कोई सी भी गानो, पिस्टल हो, कोई सी भी हो, राइफल हो, कोई सी भी हो, गन चलाएंगे। ग्रुप बना के खेलते हैं और एक दूसरे को छरे मारते हैं, तब खेलने में हमें मजा आता है। ये गेम सबसे अच्छा लगता है। 9mm, G3 स्नेपर, ये इनके अंदर से खोल के इनके अंदर छरे डलते हैं और उसके बाद इसको यूं लोड किया जाता है, उसके बाद एक दूसरे को मारते हैं। कराची का इलाका लियारी हो या चील चौक, पहले से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए बदनाम रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब यहाँ दहशतगर्द अपनी कार्रवाई को अंजाम ना देते हों। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान आदादो शुमार के जरिए ये साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन की वजह से टारगेट किलिंग और दीगर जराइम में कमी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत आदादो शुमार की बुनियादों पर किए गए दावों की हमेशा नफी करती रही है। ऑपरेशन के तकरीबन 7 बरसों के दौरान 17,000 से ज्यादा बेगुनाह शहरी मारे गए हैं, जबकि 400 के करीब पुलिस अफसरान और अहलकार भी दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। लियारी में फिर से टारगेट किलिंग शुरू हो गई है और फिर से कराची के साथ साथ पाकिस्तान के हालात और मुआशरे पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं रहा। पूरे पाकिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो गई है। कराची में अब तक जितने बेगुनाह लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, उतने दुनिया के किसी भी वॉर जोन में नहीं हुए होंगे। कराची में लिसानी, नस्ली और सियासी बुनियादों पर भी बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कराची में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कई ऑपरेशन किए गए,
मगर किसी भी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हालांकि इस वक्त भी कराची में रेंजर्स ऑपरेशन जारी है, जिसे टारगेटेड ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है। ये ऑपरेशन 5 सितंबर 2013 को शुरू हुआ था। अब इस ऑपरेशन को भी तकरीबन 7 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन कराची में क़याम अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सका है। ये एक अच्छी फ़ज़ा को कायम रखने के लिए इन सियासी पार्टियों को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इनके किरदार को ही आवाम देखते हैं। आवाम देखते हैं कि हमारा लीडर कौन सा है, हमारा लीडर क्या फसाद पसंद है, क्या अमन पसंद है, सही। और ये अमन पसंद में कौन से लोग हैं जो अमन चाहते हैं और कौन ऐसे लोग हैं कि जो फसाद चाहते हैं। मगर कुछ पार्टी में ऐसे वर्कर्स होते हैं या ऐसे शरपसंद शामिल हो जाते हैं जो दोनों पार्टीज में फसाद कराना चाहते हैं, ताकि ये अमन की जो फजा है वो बर्बाद हो सके, वो यहाँ पे लोगों के ये तासुर आ जाए कि यहाँ पे जो है वो फिर दोबारा अमन बर्बाद हो रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा करने वाले और ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले आज खुद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ रहे हैं, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, सिक्योरिटी इदारों के अहलकार, हुकूमती नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के लोग, तालिबे इल्म और असातिज़ा शामिल हैं। हालांकि कराची में ऑपरेशन के कामयाबी के दावे करने वाले आज चुप हैं, खामोश हैं और तमाशाई बन बैठे हैं। आखिर क्यों? क्या वो दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकाम हैं या फिर किसी के दबाव में आकर चुप हैं? इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारी को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। कहाँ? रकम निकालने और हाँ, जिंदगी का सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रही हैं?